गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। कैसे चार्ज की डिस्कवरी हुई, तो शुरू करते हैं। जब से साइंस लोगों ने सोचना शुरू किया, शुरू से ही सबसे पहले बात हुई मैटर की, कि हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, हम स्वयं, ये पत्थर, ये पानी, ये मिट्टी, ये सब किन चीज़ों से मिलकर बना है, लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में सोचना शुरू किया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो बहुत तरह के पार्टिकल्स के बारे में पता चला। लेकिन हम उन सारे पार्टिकल का जिक्र अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे स्कोप से बाहर है। हम तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसका पता चला वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में ऑयल मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उस सब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का मास भी पता चला। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन वो दोनों लगभग 1.67 इंटू 10⁻27। ये एक्चुअली 10 टू द पावर है। टेन टू द पावर टेन टू दी, आप समझ जाएं इसको, 10⁻27 है ये, -27। उसके बाद उसी समय न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कर दी थी कि दो पार्टिकल जिसके पास मास होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक बात का आप ख्याल रखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव। तो न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर दो पार्टिकल के पास मास है तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फार्मूला उन्होंने दिया G m1m2/r²। G एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इसके बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये गलत है, 10⁻, मैं इसको मिटा देता हूँ, 10⁻⁻21, तो सॉरी 11। तो होना ये चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो उसे भी एक दूसरे को, अगर दो इलेक्ट्रॉन को हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख चुके हैं तो नियम के अनुसार होना ये चाहिए, क्योंकि दोनों के पास मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। सेम सिचुएशन प्रोटॉन में भी और सेम सिचुएशन न्यूट्रॉन में भी होना चाहिए था ऐसा। यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। न्यूट्रॉन, वन सेंटीमीटर। तो होना ये चाहिए कि अगर तीनों पार्टिकल के पास मास है और अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दे रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। इसी प्रकार प्रोटॉन के केस में भी और न्यूट्रॉन के केस में भी होना चाहिए। लेकिन जब लैब में ये एक्सपेरिमेंट किए गए, जब रखा गया दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
जी हाँ, देखा ये गया कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। प्रोटॉन के साथ भी ऐसा ही था, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन न्यूट्रॉन के साथ थोड़ा अलग सिचुएशन था। न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे जब दो न्यूट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो अब जरूरत थी एक नए तरह के एक्सप्लेनेशन की, यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि न्यूटन का ग्रेविटेशन तो प्रूफ हो चुका था, ओके, यानी तो लोग ये तो मान ही रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, लेकिन इसके अलावा कोई एक और फोर्स जरूर है जो इसको अट्रैक्ट ना होने देकर इसको रिपेल कर रहा है, और इसी फोर्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये पार्टिकल के जिस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा था उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया चार्ज। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल में हो रहा है किस वजह से? मास के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है मास के कारण। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इस पार्टिकल के नए प्रॉपर्टी को दिया गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसी दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जिस प्रॉपर्टी के कारण है उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया चार्ज। लैब में क्या रिजल्ट आया था वो भी मैं बता देता हूँ। होना ये, अगर हम इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर हम इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन का मास जी m1 और m2 के जगह पे दोनों इलेक्ट्रॉन का मास रख देंगे बट्टा r², 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के उसका जब स्क्वायर करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये रिजल्ट आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻⁻67। 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। ये अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन देखा ये गया कि जब इसको लैब में रखा जाता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके रिपेल करते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन से। इस फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सॉरी, अट्रैक्शन। और इस फोर्स से जो रियल में देखने को मिल रहा है लैब में वो रिपल्सन। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफ़ी कम है रिपल्सिव फोर्स के मुकाबले। ये 10 टू द पावर करीब करीब 50 न्यूटन ज़्यादा गुना है। रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से 10 का पावर करीब करीब 10 का पावर 45
गुना है। तो आप समझ सकते हैं कि अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है या इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहाँ नोट बना के लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रांगर, क्वाइट स्ट्रांगर, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्वाइट स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। होना ये चाहिए था कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के आधार पे होना ये चाहिए था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए था। ओके, लेकिन लैब में देखा गया कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फोर्स से 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन के फोर्स से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोला गया कि एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है इस पार्टिकल के बीच और इन पार्टिकल्स के बीच, और उस फोर्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए पार्टिकल का मास होना चाहिए, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फोर्स होने के लिए पार्टिकल के पास कोई तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया गया चार्ज। प्रोटॉन के केस में भी ऐसा ही हुआ। प्रोटॉन ने भी एक दूसरे को रिपेल किया काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से, एक्चुअली इतने ही फोर्स से प्रोटॉन ने भी एक दूसरे को रिपेल किया, इतने ही फोर्स से 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। लेकिन देखा ये गया कि न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके पक्ष में लॉजिक ये दी गई कि न्यूट्रॉन एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाते हैं। न्यूट्रॉन एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाते हैं यानी इसके पास चार्ज नहीं है। थैंक यू।